biggest failure and biggest success of Raw? दिल्ली ब्लास्ट जो कुछ दिन पहले हुआ। Oh, you call that a success? सक्सेस ये है कि हजारों लोग नहीं मरे। Let's talk about the Mossad. What makes them so deadly? इजराइल में देखिए कोई भी ऐसा प्रधानमंत्री नहीं है जिसने मिलिट्री सर्विस नहीं किया हो। काम वाली आंटी थी, उनसे उनके टूथपेस्ट में स्लो एक्टिंग पॉइजन लगा के। What is it about the ISI that we need to know? इस बार वो ज्योति मल्होत्रा नाम की एक हाँ, पॉडकास्टर थी, हाँ, उसको मरियम नवाज के साथ इंटरव्यू करवाया, हीना रब्बानी खार के साथ। MSS, the Chinese intelligence, उसकी बात भी नहीं हुई। Why? Because they're not very good. 2012 की बात है, चाइनीज इंटेलिजेंस ने 12 से ज्यादा CIA के सोर्सेज को मार दिया, which is considered as one of the biggest failures in CIA's history. What about the Canada allegations? कनाडा एलिगेशंस, अगेन उन एलिगेशन से निकला क्या? Abhijit sir, welcome to the show. Thank you for having me, sir. How are you doing? Very good. How are you? Other than the traffic, excellent. Thank you. I've seen your podcasts and एक तो आपकी विट, आपकी इंटेलिजेंस, मुझे नॉर्मली जब मैं गेस्ट के साथ बात करता हूँ ना, तो इट इज़ नॉट हार्ड फॉर मी टू पिन पॉइंट कि मेरे को कहाँ ले जाना है, क्या क्या मुझे एक्सट्रैक्ट करना है। आपके साथ मुझे बहुत दिक्कत हुई, which is a बस compliment. एक चीज बोल देता हूँ, स्पोर्ट्स के साइड नहीं जाना है। ठीक। स्पोर्ट्स, एज यू कैन टेल फ्रॉम माय इनक्रेडिबल फिजिक, वो मेरे बस की बात नहीं है। स्कूबा डाइविंग के बारे में बात कर सकते हैं, पर बाकी स्पोर्ट्स के बारे में नहीं। तो मुझे लगा कि क्या क्या करा जा सकता है, बिकॉज देयर इज हिस्ट्री, देयर इज जियोपॉलिटिक्स, देयर इज नैरेटिव, ऑन ऑल ऑफ दीज थिंग्स असाइड, आई थॉट व्हाई डोंट आई टच अपॉन इंटेलिजेंस, जी, जिसके बारे में आप स्पोरेडिकली बात करते हो, बट मुझे नहीं लगता कि आपने एक एपिसोड में बैठ के पूरे तरीके से अपनी पूरी नॉलेज निकाली है, या आई वॉज वेरी क्यूरियस अबाउट इट, एंड बिकॉज ऑफ योर एक्सपीरियंसेस, बिकॉज ऑफ योर पास्ट वर्क, यू हैव हैड इंटरेक्शंस विद agents, with intelligence agents. You understand much better than the normal person, which is itself a big deal because the whole thing is not supposed to be known at all, how the whole thing works, how intelligence works, how agencies do what they do. So sir, is topic pe I want to go deeper and I want to talk about it in detail, including some of the more famous operations that we have, that are known. Sure. MK Ultra, etc., etc. The Entebbe raid, for instance, Raw, Operation Smiling Buddha, and everything. Yeah. But let me start with this. What is it about the ISI that we need to know or should know that is worth? पर देखिए, मैं ये नहीं मानता हूँ कि ISI इतना भी अच्छा है। एक ज़माने में ISI बहुत अच्छा होता था, क्योंकि वो ये अमन का तमाशा नाम का एक, अमन की आशा थी पर हम उसको अमन का तमाशा कहते हैं, ये लगा के, और ये इंडियन इंटेलिजेंसिया और ये पंजाबियत के नाम पे ना, आई एम सॉरी, आई नो यू पंजाबी, बट यू नो आई थिंक दिस पंजाबियत इज द मोस्ट ओवररेटेड क्रैप अराउंड। Sure. उसके नाम पे ना सबको इधर आइए साहब, उधर आप जाओगे ना, हाँ. इतना शानदार आपको Lavish. एक It's इधर very- चपरासी उधर जाएगा, बट वो ऐसा वैसा चपरासी नहीं होगा, वो PMO में चपरासी होगा। बिल्कुल आपको उनके प्रधानमंत्री से मिलाएंगे, क्या कहते हैं, वजीर आजम, उनसे मिलाएंगे, आर्मी चीफ से मिलाएंगे, आपको हेलीकॉप्टर में ले जाके पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का टूर कराएंगे। छोटा एक अमेरिकन बैचलर्स लेवल का रिसर्च स्टूडेंट आता होगा, एकदम VIP ट्रीटमेंट मिलेगा। आपने देखा था ना, इस बार वो ज्योति मल्होत्रा नाम की एक पॉडकास्टर थी, उसको मरियम नवाज के साथ इंटरव्यू करवाया, हीना रब्बानी खार के साथ। वो जो, और हम इधर हैं, जो कोई बड़ा आदमी भी आता है ना, कौन है बे तू, चल ये कर वो कर, ऐसे एटीट्यूड लगाते हैं। सो वो मेहमान नवाजी करके इन लोगों को बहुत भड़काते थे, इसीलिए बोलते थे नहीं, बात करो उनसे, अमन की आशा करो, ये तमाशा करो, ये शायरा। आई स्टिल डोंट अंडरस्टैंड शायरा, ये वज 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 करके, क्या वजीर ने आलाए बात था। मेरे को, आई एम तमिल, फॉर मी उर्दू इज़ द मोस्ट वल्गर साउंडिंग लैंग्वेज, क्योंकि उर्दू का जो इधर अल्फाज शफाज, ये जावेद अख्तर जो बोलते हैं ना, ये उर्दू ये है वो है, सब जो उर्दू में होता है इन तमिल वो गंदे गंदे ये के लगभग है। एंड इवन द अदर साइड ऑफ मी जो बंगाली है, हम वेस्ट बंगाल में जो बंगाली बोलते हैं, और जो वी लुक डाउन ऑन द वे ईस्ट बंगालीज जो बांग्लादेशी हैं वो जो बोलते हैं। फॉर एग्जांपल मैं पूछूंगा, आपने समझा, उसको हम वेस्ट बंगाली में बोलेंगे बुझे छो, ईस्ट बंगाल में बोलेंगे बुज़ज़ा। वो होता है ना, उसी से हमारा
कान में किसी ने अगर लेके वो कद्दूकस करने वाला अगर कान में ऐसे सुनाई देता है. So for us, this Urdu bullshit, it sounds just that. It sounds like bullshit. ये उर्दू देखो कितना रिफाइंड लैंग्वेज. हम भाई ये क्या गंदे गंदे BCMC जैसे चीज़ें बोल रहे हो और इसको हाई कल्चर बोल रहे हो. हमारे कान के लिए वैसे सुनाई देता है. You know, Bengali is heavily based on Sanskrit. So for us, those kind of things, they sound cheap to our ears. ऐसे अच्छे घरों में ऐसे बात नहीं किया जाता है. मेरी दादी जो थी वैसे ईस्ट बंगाल की थी, ढाका से आई थी. और अगर मैंने कभी भी उनको चिढ़ाने के लिए ऐसे ये ईस्ट बंगाली थोड़ा एक्सेंट लिया होता ना, एक जोर से थप्पड़ पड़ता था आपको कि इस घर में ऐसे बात नहीं किया जाता है बंगाली. दे यूज्ड टू यूज दिस सॉफ्ट पावर. आपको माया जाल में रख के आप हमसे बात तो करो. उनसे और इनकी चल भी जाती है अभी. बट द मोमेंट मोदी, हैव यू नोटिस्ड, जब से मोदी ने ये ट्रैक टू बायलैटरल मीटिंग कुछ भी करना बंद कर दिया है, ये इंटेलेक्चुअल्स का जो होल्ड था पॉलिसी पे, पंजाबियत का जो होल्ड था, जपिया पपिया होल्ड, व्हाट हैज द ISI बीन एबल टू डू? आप देखिए इंसर्जेंसी कश्मीर में खत्म हो गया है. देखिए इंसर्जेंसी और टेररिज्म में बहुत फर्क है. इंसर्जेंसी कब होता है? जब रोज कोई ना कोई आतंकवाद होते रहता है. पर जब इंसर्जेंसी खत्म हो गया, आतंकवाद होते रहेगा. देखिए पंजाब में इंसर्जेंसी खत्म हो गया, उसके बाद भी बेअंत सिंह को वो कार बॉम्ब से मारा गया. और वो इंसर्जेंसी खत्म होने के बाद था, जो उधर के मुख्यमंत्री थे. ये पंजाबियत से मुझे एक चीज़ याद आई. सॉरी, थोड़ा सा बैक ट्रैकिंग टू द टेंजेंट. आपने बोला कि ये पंजाबियत की नॉनसेंस जो है, ये जब से बंद करा है, इट इज़ अ गुड थिंग. यू नो, Dulat Sahab, A.S. Dulat, he wrote a book, co-authored a book with the chief of ISI. And I mean, that is the pinnacle of, I don't know what, how do you see that? But he wrote co-authored a book called Spy Chronicles with Mr. Durrani, who was the chief of ISI, the chief RAW and the chief ISI co-authoring a book. It's the strangest thing that you've ever heard, but what do you think is going on? So I've also met Mr. Durrani several times. Oh. He's very charming. He's extremely, आप उनको सुनोगे ना, आप उनके बातों में बह जाओगे. मैंने सुनी उनकी बातें. मतलब he's very smart. He's very smart. He's very refined. And the problem there is, जब आपके अपने प्रोफेशनल ट्रेनिंग को भूल के वो लाइन क्रॉस कर जाते हैं. टू बी फेयर, दुल्लत वॉज अ वेरी गुड, ठीक है, काफ़ी सारी फेलियर्स भी रहे, पर काफ़ी सारे उनके सक्सेसेस भी रहे. एक किस्म से दुल्लत ने जब इंसर्जेंसी पीक पे था, उसको टर्न करने के लिए जो दुल्लत साहब ने किया था, इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट. वो क्या करते थे कि जो भी टेररिस्ट होता था ना, उसको पैसे के लालच से खरीद लेते थे. प्रॉब्लम क्या था कि वो कभी भी उनको मारते नहीं थे. तो उनको पता था कि हिंदुस्तान में बस कैरेट ही कैरेट होगा, पर पाकिस्तान में स्टिक होगा. So Dulat had his uses at that time. I think post retirement उनको कुछ हो गया है, but as a raw chief he was pretty good. जो देखिए पॉलिटिकल कंस्ट्रेंट्स जो थे, अगर ये इंटेलेक्चुअल्स जो शायरा और उर्दू और पंजाबी के तहत जाके आपके प्रधानमंत्री को ही कन्विंस कर पाते हैं कि भाई ट्रैक 2 करो, शांति का प्रस्ताव रखो, लाहौर जाओ, इस्लामाबाद जाओ, कराची जाओ, एट्सेट्रा एट्सेट्रा. आखिर आपके अगर प्रधानमंत्री बोल रहे हैं तो आपको करना ही पड़ेगा ना. पर अगर प्रधानमंत्री बोलते हैं नहीं हम बात नहीं करेंगे, हम 370 निकाल देंगे, then your intelligence chief responds to you. It is not a one-sided thing. It is, वो political will भी होना बहुत important है. और इजराइल में देखिए कोई भी ऐसा प्रधानमंत्री नहीं है जिसने मिलिट्री सर्विस नहीं किया हो, और वो भी एलीट मिलिट्री सर्विस नहीं किया हो. आप देखेंगे बेंयामीन नेतन्याहू, नफ्ताली बेनेट, एहूद बाराक, ये सब एब्सोल्यूट क्रैक कमांडो ऑर्गेनाइजेशन यूनिट्स में थे. तो उनको भी सिक्योरिटी के बारे में पता है, उनको क्या सवाल पूछने पता है, उनको कैसे निर्णय लिया जाता है वो भी पता है. Do you know why you are stuck in the same loop that you were stuck in 5 years ago? जो गलतियां हम तब करते थे, वही गलतियां आज हो रही हैं, वही गलतियां 5 साल के बाद होंगी. The best advice that I have ever been imparted, जो किसी self help book ने मुझे नहीं दी, वो ये थी कि उस loop को पकड़ो. That is why we have created the loop test. We have given it for free to everybody. If you want to really improve, if you are feeling stuck, if you want to achieve your potential, the loop test is brutally honest. It will not sugarcoat anything. The link is in the description. Go ahead, take the loop test, find out where you're stuck, and then break it. So imagine एक
Chaiwala has been able to give much better directives than and political direction to intelligence than all these, Oxford educated, Cambridge educated Vidwan log. Right. And speaking of successes and failures, what do you think is the biggest success that Raw ever had? And one spectacular success I keep hearing about is that जब वो पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम डिटेक्ट कर रहे थे तो नाई की दुकान पे जो लोग उनके रिएक्टर्स में काम करते थे उनके कटे हुए बालों से दे वर एबल टू ट्रैक कि इसमें यूरेनियम के आइसोटोप्स का शायद कुछ झलक है, देन दे वर एबल टू पिन पॉइंट एंड देन गैदर इंटेलिजेंस एंड स्टफ लाइक दैट. बिगेस्ट फेलियर एंड बिगेस्ट सक्सेस ऑफ रॉ. हाईली अनलाइकली. एंड आई टेल यू व्हाई. वो स्टोरी सुनकर ही मेरा जो स्पेशलाइजेशन है वो न्यूक्लियर है. हाँ. वो कहानी सुनने से ही मेरे को पता चल जाता है कि वो बोगस कहानी है. अच्छा. क्योंकि क्या होता है ना, ये प्रॉब्लम होता है जब आप न्यूक्लियर करते हो ना, फिर वो गॉडजिला जैसे पिक्चर है ना. गॉडजिला इज व्हाट, इट्स एन इग्वाना जो इतने साइज का एक चिपकली होता है जो रेडिएशन टेस्ट के, अमेरिकन पैसिफिक न्यूक्लियर टेस्ट के वजह से इतना बड़ा होके म्यूटेट होके ये हुआ है. वो जब पिक्चर आप देखते हो ना, उसमें न्यूक्लियर बम का जो हैंडलिंग है वो देखकर यार राम ये क्या कर रहे हैं, उसी से पता चल जाता है. इट डिस्ट्रॉयज. वो कहते हैं ना, मूवी इज अ ब्रीफ सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ. वो डिसबिलीफ भी नहीं हो सकता है क्योंकि आप वो प्रोसेस पे अटक जाते हैं. हाँ. जब आप न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर कोई भी आइसोटोप्स के साथ काम कर रहे हो, आप पूरा प्रोटेक्टिव गियर पहनोगे. उसमें जो लेड लाइनिंग ये सब होता है वो अंदर आने ही नहीं देगा आपको. तो आप ये न्यूक्लियर साइंटिस्ट के बाल काट के आइसोटोप करके एकदम बकवास. वो स्टोरी सुनने से ही पता चल जाता है कि वो बकवास कहानी है. इसमें क्या है, और अनफॉर्चुनेटली इन इंडिया डोमेन नॉलेज इतना कम है कि हम कोई भी बकवास को ना वाह 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 करके देख लेते हैं. ठीक है. आई थिंक one of the recent successes of Raw, which was huge, was this so-called Delhi bomb blast जो कुछ दिन पहले हुआ. Oh, you call that a success? Huge success. देखिए, सक्सेस ये नहीं है कि लोग मरेंगे नहीं. सक्सेस ये है कि हजारों लोग नहीं मरे, कि बस 13 लोग मरे थे. उसमें क्या कई सारे टन, 3-4 टन टोटल में RDX और अमोनियम नाइट्रेट का अक्यूमुलेशन हो रहा था. 3000 किलो मिला है. उसमें राइफल्स, असॉल्ट राइफल्स, पिस्तौल मिले. सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो उसमें मिला, जो कोई बात ही नहीं करता है, वो राइसिन केमिकल वेपन्स लैब का था. और कोई उसके बारे में बात नहीं करता है. पता नहीं क्यों, क्योंकि वो राइसिन, थोड़े से राइसिन से कितने हजार लोग मर सकते थे. Are you referring to that one person who was caught in Gujarat जो राइसिन मैन्युफैक्चर कर रहा था? I think it was in Punjab or somewhere in Delhi. I forget the details now, but it was the ricin lab that was caught. A ricin lab was caught. हाँ, it was an actual manufacturing. अच्छा. And for obvious reasons कोई उसके बारे में बात भी नहीं करना चाहता है. ठीक है, फाइन. पता लगा पूरा, उन्होंने immediately एक्ट नहीं किया. उन्होंने देखा कि भाई इकट्ठा कहाँ हो रहे हैं. They played the way Israel played the pager game, we played the intel game. देखा कि कितने लोग इकट्ठे हो रहे हैं. सब इकट्ठा हो गया. सब जो जिगसॉ पजल में जो पीसेस हैं वो सब इकट्ठे हो गए. बस एक पीस बचा था, वो बंदा था जिसने गाड़ी में अपने आप को डेटोनेट कर दिया था. उसके सिवाय तब जाके हमने, दैट इज अ, देखिए इंटेल ऑपरेशन में प्रॉब्लम क्या होता है ना, जब इंटेल ऑपरेशन सक्सेस होता है ना, 99% ऑफ इंटेल ऑपरेशंस जो सक्सेस होते हैं, सबसे बड़े जो सक्सेस होते हैं, लोगों को पता ही नहीं चलता है. फेलियर सबको पता चल जाता है. आई थिंक दैट वाज वन ऑफ द बिगेस्ट सक्सेसेस. जो न्यूक्लियर वेपन्स थे, रॉ को पता था कि पाकिस्तान कब वो थ्रेशोल्ड पार कर चुका था. उस टाइम हम इजरायलियों के साथ बात कर रहे थे कि वो इजरायली फाइटर्स इधर आके कहूटा को बॉम्ब करेंगे, जैसे उन्होंने इराकी रिएक्टर को उड़ाया और फिर 2011 में सीरियन रिएक्टर को उड़ाया था. राजीव गांधी डिसाइडेड टू डू नथिंग अबाउट इट. तो भाई देन व्हाट इज द पॉइंट ऑफ इंटेल? अगर आप ठीक समय पे आप वो निर्णय नहीं लेंगे. ठीक है, राजीव गांधी पे भी काफ़ी दबाव थे क्योंकि उस टाइम अफगानिस्तान का वॉर चल रहा था और अमेरिका ने हमको बोल रखा था तुम उनको छोड़ोगे नहीं. सो देयर इज नथिंग वी कुड डू. Raw has had many successes. They've also had many failures. Like कोई भी इंटेल ऑर्गेनाइजेशन बिना फेलियर के होता नहीं है. बहुत बड़े फेलियर्स होते हैं. ठीक है, चलता है. Raw का biggest failure? Hard to say because क्या Raw उसमें इन्वॉल्व भी था हमको पता नहीं है ना. So I would say some of the biggest failures were failure to anticipate कि LTT हमारे पे राजीव गांधी को मारना चाहते थे. हाँ. एक मोरारजी देसाई लीक
People talk a lot about But see, this. that was a political failure. That wasn't a raw failure. Okay. कि मोरारजी देसाई और इंदर गुजराल ने जैसे रॉ का फुटप्रिंट कम कर दिया था, पर वो उसमें रॉ की क्या गलती थी? उसमें तो पॉलिटिकल लीडरशिप की गलती थी ना. Right. पर रॉ का जो फेलियर है, आई वुड से इट वाज नॉट बीइंग एबल टू पिन पॉइंट कि LTTE राजीव गांधी को मारना चाहता है. इस चैनल पे एक एक वीडियो जो भी आप देखते हो टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, लॉट ऑफ एफर्ट एंड लॉट ऑफ थिंकिंग. मैं बहुत ऑब्सेसिवली सोचता हूँ कि मैं किस गेस्ट से किस टाइप के सवाल पूछूं, बट ये तो सिर्फ मेरा रोल है. मेरे अलावा कैमरा, माइक, साउंड, गेस्ट आउटरीच, गेस्ट मैनेजमेंट, एवरीबडी इन्वॉल्व इज लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग द चैनल ग्रो. और चैनल ग्रोथ का सबसे ऑब्वियस और क्लियर मेट्रिक होता है सब्सक्राइबर बेस. इट रियली मैटर्स टू अस. विद वन क्लिक ऑफ योर्स it will be a show of strength, it will be a show of support, and therefore I would like to request you on behalf of the whole team to please do subscribe to the channel अगर आपको हमारा कोई भी कंटेंट अच्छा लगता है. और तीन चार जो निकल के आते हैं जो थोड़े से मशहूर हैं. एक तो ये कुलभूषण यादव. He was naval officer, raw agent, captured in Balochistan, death sentence. Again, there's nothing you can do about that. मोसाद के कितने एजेंट, CIA के कितने एजेंट कैप्चर हुए हैं, फ्रेंच इंटेलिजेंस के कितने एजेंट कैप्चर हुए हैं. ये This is part of the game. ठीक है, पार्ट ऑफ द गेम. मान लेते हैं. What about the Canada allegations? कनाडा एलिगेशंस, अगेन उन एलिगेशन से निकला क्या? बस एलिगेशंस हैं, कोई प्रूफ निकला है? सो अगर हमने किया, मेरे को नहीं लगता, वी आर वेरी सिविलाइज्ड कंट्री, वी डोंट डू थिंग्स लाइक दैट. आई रिफ्यूज टू एक्सेप्ट रॉ डिड एनीथिंग इन दैट. मैं क्या मानता हूँ कि ये देखिए जो खालिस्तान है ना, ये हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर है. क्योंकि इधर प्रमोशन के लिए वेस्ट में अगर आप किसी भी चीज़ को सिक्योरिटी का टैग दे दो ना, वाटर कितना बोरिंग सा सब्जेक्ट है. आई मीन आई फाइंड इट इंटरेस्टिंग, बट 90% ऑफ, शायद 99% व्यूअर्स, यार ये पानी के बारे में कौन, खेती के बारे में कौन बात कर रहा है. ये एक ज़माने में दूरदर्शन में वो कृषि दर्शन आता था, पता है आपको? वो कौन देखता था? कोई भी नहीं देखता था. इट्स लाइक कृषि दर्शन. बट इन द वेस्ट इफ यू पुट वाटर सिक्योरिटी, सडनली सेक्सी बन जाता है. और सब जो लीडर्स हैं उसके बारे में बात करना चाहते हैं. हिंदुस्तान में अगर किसी भी चीज़ पे सिक्योरिटी थोपोगे ना, सब नेता बोलेंगे भाई ये तो मेरे से दूर रखिए, बहुत स्पेशलाइज सब्जेक्ट है, मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं, वोट किससे आता है वही लूँगा. तो इधर क्या होता है कि खालिस्तान जो आजकल है, जो खालिस्तान मूवमेंट जो है, ये बेसिकली ड्रगीज और वेपन स्मगलिंग का और मनी लॉन्ड्रिंग का एक फ्रंट है, और बेसिकली ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का एक फ्रंट है. वो कनाडा में रहने के लिए वो ये नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि अगर आप बोलोगे मैं ड्रग डीलर हूँ या गन रनर हूँ या गैंगस्टर हूँ, आपको डिपोर्ट कर देंगे. तो बोलते हैं देखिए मैं फ्रीडम फाइटर हूँ, ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है. इसीलिए निज्जर जितना भी करता था ना, वो बोलता है मैं फ्रीडम फाइटर हूँ, आप अगर मेरे को वापस भेजोगे मेरा टॉर्चर हो जाएगा, ये हो जाएगा. इसीलिए उसको देना ही पड़ा. उसका आपको याद है ना, फ्रॉड करके 3 बार उसका सिटीजनशिप एप्लीकेशन रिजेक्ट हुआ था. उसके बाद खुफिया तरीके से उसको सिटीजनशिप दे भी दिया गया. आई मीन उसमें भी एक इंटेल एंगल है. मोस्ट प्रॉब्ली CSIS विच इज़ देयर इंटेलिजेंस उसको इस्तेमाल कर रहा था. Right. अब क्या होता है, हमारे जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनका ये है कि अगर हर चीज़ पे आप टेररिज्म का टैग लगा दोगे, नेताजी पूछेंगे नहीं, बोलेंगे हाँ बंद कर दो उसको जेल में, उसको डिसअपियर कर दो, एनकाउंटर कर दो या कुछ कर दो. द बिगेस्ट फ्रेंड्स ऑफ खालिस्तानीज इन कैनेडा आर आर ब्यूरोक्रेट्स हियर, जो हर चीज़ पे टेररिज्म का ये लगाते रहते हैं. ये बोल नहीं पाते कि भाई ये ऑर्गेनाइज क्राइम है, ये ड्रग डीलर है, ये गन रनर है. बार बार बोलते रहते हैं टेररिस्ट है, तो आप उनको उस किस्म से वैलिडेशन दे देते हैं. अब मेरे को क्या लगता है इसमें क्या होता है, आपको याद है एक कॉनमैन था जिसने जाके श्रीनगर के राजभवन, श्रीनगर कश्मीर जो इंसर्जेंसी अफेक्टेड स्टेट है, उसमें बोल रहा था कि मैं PMO से आया हूँ और 6 महीने उधर रहा और VIP, किसी ने चेकिंग नहीं किया. हाँ, VIP हाँ. ट्रीटमेंट करके फाइनली गॉट अरेस्टेड बिकॉज ऑफ हिज ओन. वो बहुत ज़्यादा ही कर दिया, नहीं तो हो सकता है बच भी जाता. उस टाइम में किसी ने अपना खुद का इनिशिएटिव लेके, ये क्राइम जो होता है ना, ये बहुत फंजिबल होता है. जो आपके खिलाफ इस्तेमाल होगा वो दूसरे के खिलाफ भी हो सकता है. उसको थोड़ा भड़का के इस्तेमाल किया. दैट इज़ व्हाट आई बिलीव हैपेंड. Okay. और उसको अब अरेस्ट कर दिया गया है. जो अमेरिकन्स ने, अभी तक कनेडियंस ने कोई भी सबूत नहीं दिया, अमेरिकन्स ने कुछ सबूत दिया है जिसके तहत इसको अरेस्ट कर दिया गया है. पर लीडरशिप पे क्या धप्पा लगा है, कुछ लगा है. तो दिस वाज मोस्ट प्रॉब्ली I won't say it was a bad operation, it was smart. I mean, this guy has shown some kind of initiative तो लिया है ना उसने ये नहीं बोला कि भाई मैं तो जॉइंट सेक्रेटरी हूँ भाई, मैं ऐसे काम नहीं करता, डायरेक्टर को दे, फिर डायरेक्टर, फिर अंडर सेक्रेटरी. आई डोंट नो व्हाट द एग्जैक्ट चेन इज, बट ऐसे
करके ये दे दिया, पर पकड़े गए। अब ना पकड़े जाते तो बेहतर होता, पर पकड़े गए ना, व्हाट यू डू। आपकी सबसे ज़्यादा इंटरेक्शन कौन सी इंटेलिजेंस एजेंसी के साथ हुई है? बोलना तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि मेरे लाइन ऑफ बिजनेस जो थिंक टैंकिंग है, जो हर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस होता है या ट्रैक 2 या जो भी होता है, उसमें बॉस सभी का कोई ना कोई इंटेलिजेंस एजेंसी से ताल्लुकात होता है। और अगर आप एम्बेसी पार्टी में भी जाओगे, सबसे ज़्यादा जो आके आपसे बात कर भी करना चाहेंगे ना, वो मोस्ट प्रॉब्ली इंटेल एजेंसी के भी होंगे। जो इंटेल में काम करते हैं ना, वो कभी आके नहीं बोलते हैं हाय अभिजीत मैं मोसाद का हूँ, मेरे साथ भाई बात कर। यू काइंड ऑफ फिगर आउट, क्योंकि क्या होता है कि मोस्ट लोगों को लगता है ना ये जेम्स बॉन्ड ने भाई सबका ये ना खराब करके रखा है। सबको लगता है कि इंटेल का जो होता है एकदम डैशिंग हैंडसम सा होता है, एकदम फिट सैवलरो सूट पहन के, रोलेक्स की घड़ी पहन के, वो वॉल्टर पीपी के पिस्तौल लेके घूमता है ना। मोस्ट स्पाइज आर वेरी, दे मेरे से भी भद्दड़ लगते हैं, मेरे से भी मोटे होंगे, मेरे से भी स्क्रफी होंगे, बट कॉन्वर्सेशनली बहुत इंटरेस्टिंग होंगे। कॉन्वर्सेशन उनको करना, सो इट इज़ यू एस्टिमेट। एंड देन कई बार ऐसे हो चुका है कि मेरे दोस्त फिर पब्लिक में अनाउंसमेंट होगा ये CIA के डिप्टी डायरेक्टर का नॉमिनेशन मिला है, तब हाँ भाई पहले से ही थोड़ा पता था कि यह बंदा करता क्या है। आपने अमेरिका में देखा होगा कि CIA डायरेक्टर्स आर वेरी फ्रीक्वेंटली टेकन फ्रॉम आउटसाइड द CIA, क्योंकि हमारे सिस्टम में भी बहुत वो एक, ठीक है हमारे सिस्टम में क्या होता है ना, रॉ में एक IPS माफिया है कि अगर आप IPS से नहीं होंगे आप एक लेवल से ऊपर जा नहीं पाएंगे। पर फॉरेन इंटेल एजेंसीज में ऐसा नहीं है। फॉरेन सर्विस से लेंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस से लेंगे, पुलिस सर्विस से लेंगे, उनके जो कोर इंटेलिजेंस सर्विस होते हैं, विच इज़ हियर इट इज़ ऑल ड्रॉन फ्रॉम IPS। उधर ऐसे नहीं होता, उधर ट्रेंड CIA, ट्रेंड FBI, ट्रेंड DGC ऐसे कुछ होता है, उसमें से ले लेते हैं। सो इट्स इम्पॉसिबल टू से हाउ मेनी पीपल, यू अज्यूम एवरीबडी इज इंटेल। ओके, बट आई हैव हर्ड, आप ही का कहना है कि आपकी इजरायली एजेंट से काफ़ी बात होती है। लेट्स टॉक अबाउट द मोसाद। इट इज़ फियर्ड, इट इज़ ऑल्सो फियरसम जी, और एक ऐसी बड़ी खतरनाक टाइप की ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी एक रेपुटेशन है। और रेपुटेशन है बिकॉज उनकी एक्ट्स ऐसे ही हैं, वो डेटरेंस पे काम करते हैं। वो कहते हैं कि भी अगर तुम हमारे लोगों को मारोगे तो तुम्हारे घर के अंदर जाके मारेंगे और दुनिया के सामने मारेंगे। इनका बहुत फेमस ऑपरेशन था म्यूनिक, रेट्रीब्यूशन, रिवेंज लिया गया था पब्लिकली। तो व्हाट मेक्स देम सो डेडली? सिंस यू स्पोकन टू मोसाद एजेंट्स, आई डोंट नो इफ देयर मोसाद एजेंट्स, प्रिज्यूमेबली मोसाद एजेंट्स। हाँ, देखिए जो भी एक इंटेलिजेंस सिस्टम होता है ना, इट इज़, ये बोलते हैं कि हिंदुस्तान में सब कुछ घटिया है आर्मी के सिवाय और जजेस के सिवाय। ऐसे कुछ नहीं होता। इट इज़ नॉट लाइक द लोटस, पंकजा मीन्स ग्रोन फ्रॉम द रॉट, वैसे नहीं होता है। एवरी सोसाइटी का जो इंटेल होता है वो उस सोसाइटी का रिफ्लेक्शन होता है। और उधर एक ऐसा सोसाइटी है कि एक ऑर्डिनरी सोल्जर भी अगर वो कस्टम्स ड्यूटी पे होगा या इमिग्रेशन ड्यूटी पे होगा, उसका खुद का जनरल आके उससे बोलेगा भाई इसको जाने दो, वो बोलेगा नहीं आप कौन होते हो मेरे को बोलने वाले, मैं खुद अपना असेसमेंट करूंगा, मैंने असेसमेंट कर लिया है कि अभिजीत अय्यर मित्रा एक हमास का टेररिस्ट है, मैं इसको 3rd डिग्री इधर ही इंटरोगेशन करूंगा, एंड नथिंग यू कैन डू। सो हिंदुस्तान में आप सोच सकते हो एनीबडी, ऊपर का जनरल तो छोड़ दो, खुद अपने लोकल इंस्पेक्टर तक भी ऐसे बात नहीं कर पाएगा। बिल्कुल। इट इज़ अ सोसाइटी वेयर आपको बहुत एम्पावर किया जाता है, हर रोल पे एम्पावरमेंट एब्सोल्यूट होता है। उसमें भी क्या होता है, वो चुन चुन के, वो इधर ना डिग्री पे हम काम करते हैं, आपका कौन सा डिग्री है, MSc का डिग्री है, BSc का डिग्री है, ये सब वो नहीं है। उधर का जो जीनियस प्रोग्राम्स हैं, बहुत सारे जीनियस प्रोग्राम्स हैं, उनके जो 2 इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस यूनिट्स हैं, एक्चुअल इंटेलिजेंस यूनिट्स हैं, और टेलवीव यूनिवर्सिटी का अलग से एक जीनियस प्रोग्राम है। उसमें कहीं से भी ले लेंगे, शेफिंग से, इंग्लिश लिटरेचर से, अगर उन्होंने देखा कि भाई तुम थोड़ा वो संकी टाइप के हो ना, जो हम संकी कहते हैं, स्लाइटली ऑफ बीट, थोड़ा अजीब सा है, उसका समटाइम्स इवन पीपल हु वुड बी डायग्नोज्ड विद ADHD और डिसलेक्सिया, अब दे कैन बी सुपर्बली इंटेलिजेंट। आप सोचोगे बेचारे ये तो बावला है, उधर सोचेंगे हाँ इसमें शायद बावला है, पर चलो इस पे टेस्ट करके देखते हैं कि किस में है। वैसे वैसे सोशल मिसफिट्स को लेके वो
अंदर लाते हैं। तो वो आउट ऑफ द बॉक्स जो है ना, आप देखेंगे पूरे इजरायली सोसाइटी में वो हर चीज आउट ऑफ द बॉक्स आउट ऑफ द बॉक्स आउट ऑफ द बॉक्स करते हैं, और बहुत छोटे हैं। लाइक यू नो, इजराइल का टोटल पॉपुलेशन जो है हमारे इधर साउथेक्स, जीके और सफदरजंग एनक्लेव को मिला के, वो इनर रिंग रोड के इस पार सही बात है, जो पॉपुलेशन है बस उतना ही है। नहीं है। उसको मिला के तो स्केल बहुत आसान होता है आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग के लिए। तो आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग करके अंदर ले लेते हैं, एंड दे आर अलाउड टू, जेनेरिक रूल्स दिया जाता है। उसके अंदर दो किस्म के प्रिंसिपल्स होते हैं, एक है रूल्स बेस्ड, एक है प्रिंसिपल्स बेस्ड। रूल्स इंडियन है कि रूल जो है बस उसी को फॉलो करना है, उससे आप 1 इंच भी डिविएट नहीं कर सकते हैं। तो अगर आप फॉर एग्जांपल एयरपोर्ट कस्टम्स में जाओगे और बोलोगे कि भाई मेरा पीठ दुख रहा है, थोड़ा हेल्प कर दो ये बक्से को एक्सरे पे डालने के लिए, मैं कौन लगता हूँ, मैं क्या चपरासी लगता हूँ तेरे को? दे विल वेट फॉर 20 मिनट्स फॉर द एयरपोर्ट कूली टू कम एंड पिक इट अप एंड पुट इट आउट देयर। नहीं करेंगे। You go to Israel, that never happens. You ask for help there, they'll give it to you right there. Because they are principles based. General है कि आप थप्पड़ नहीं मार सकते हैं, ये नहीं मार सकते हैं, पर आप इंटरोगेट कर सकते हैं। They interrogate and they use their own this thing. So I think it's a combination of वो dignity of labor जिसे कहते हैं ना, वो और the ability कि आप एक प्रिंसिपल्स बेस्ड अप्रोच रख लो। पर देखिए, प्रिंसिपल्स बेस्ड अप्रोच उन्हीं देश में काम करता है जहां बहुत हाई ह्यूमन कैपिटल है, जहां आपने ट्रेनिंग इतना सारा दे रखा है कि बंदा खुद अपने लिए सोच सकता है। हिंदुस्तान में हमारे स्कूल में भी क्या सिखाते हैं कि भाई तुम सोचो मत, मैंने जो तुमको बोर्ड पे लिखा है बस वही लिखो, एग्जाम पे वही क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन भी तुमको बता देते हैं। जैसे हमारे स्कूल में हर टीचर बोलता था कि भाई ये गाइड है, फिजिक्स का गाइड है, ये केमिस्ट्री का गाइड है, ये बायोलॉजी का गाइड है, उसी से पढ़ो, उसमें से ये 2 क्वेश्चन आएंगे बोर्ड्स में, हमेशा यही क्वेश्चन आता है। देन व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ माइंड दैट यू हैव डन? राइट। आपने सब, आपको सिखाया नहीं जाता है कि क्यों कुछ करना चाहिए। तो जब हम ट्रिग्नोमेट्री 11th और 12th मैथमेटिक्स में हम जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे थे, वेल नॉट ट्रिग्नोमेट्री, कैलकुलस, तब वो फर्स्ट प्रिंसिपल्स डेरिवेशन है ना, उसमें मेरे को बहुत मजा आता था, क्योंकि फिर पता है कि हमको इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन कैसे करना है। बट बाय इटसेल्फ व्हाट इज इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन? आई मीन टू डेट आई हैवंट अंडरस्टूड व्हाट द एप्लीकेशन इज। बस वो डिराइव करने में मजा आता था, नहीं तो फिर नहीं। सो इजराइल इज दैट काइंड ऑफ अ सोसाइटी, हर चीज एक्सप्लेन करेंगे। दैट इज वाई वो सोसाइटी का जो आउट ऑफ द बॉक्स प्रॉब्लम सॉल्विंग थिंकिंग है, वो उनके इंटेल में भी रिफ्लेक्ट होता है। और इंटेल में क्या होता है, वो चुन चुन के, जो चाय के ऊपर मलाई आती है, चुन चुन के वो मलाई ही निकाल के मक्खन बनाएंगे। इनफैक्ट आउट ऑफ द बॉक्स से मुझे याद है, अभी जो करंट कॉन्फ्लिक्ट है, जो ऑलमोस्ट उन्होंने ख़त्म कर दिया, मतलब वाइप्ड गाजा आउट, उसको कारपेट बॉम्ब कर करके मिट्टी बना दिया है। उसमें where do you see the role of Mossad? Of course, it's everywhere, but are there instances that you can tell us that will educate us more about how they operate? Only publicly available information. वो ऑपरेशनल डिटेल तो कभी भी बात नहीं करते हैं। Sure. तो जो बाद में पता लग जाता है कि वो मोसाद का चीफ था या एजेंट था, वो उनके रिटायर होने के बाद ही पता चलता है। Particularly that pager attack, that was insane. So that was insane, but it took 10 years to plan that attack. तो उनके सिस्टम में क्या होता है कि जो अभी गाजा में चल रहा है, पहले तो इधर क्या होता है आपने देखा होगा। फर्स्ट लेट मी कंटेक्चुअलाइज इन द इंडियन फेज। जब चिदम्बरम साहब होम मिनिस्टर बने, वो मुंबई अटैक के बाद, उन्होंने बहुत शानदार प्लान रचा था कि भाई हम, वो पहले भी होम मिनिस्टर रहे थे, डेप्यूटी होम मिनिस्टर रहे थे राजीव गांधी के नीचे, इंटरनल सिक्योरिटी मिनिस्टर। उन्होंने बहुत शानदार प्लान रचा था कि भाई बलूचिस्तान को हम जला के रख देंगे, और बलूचिस्तान उस टाइम पे जल रहा था। इफ़ यू लुक एट द लास्ट फ्यू इयर्स ऑफ द यूपीए गवर्नमेंट, बलूचिस्तान तो पूरा आग पे था। पर चिदम्बरम तो ये भी जानते थे कि भाई हमने खालिस्तान में ये भिंद्रनवाले को, ये अकाली दल को तोड़ने के लिए हमने भिंद्रनवाले को बढ़ावा दिया, और देखो क्या हुआ। श्रीलंका में हमने ट्राई किया, फिर क्या हुआ, दोनों बार कांग्रेस के ही प्रधानमंत्री मारे गए। एक प्रधानमंत्री थे, एक पूर्व प्रधानमंत्री थे, दोनों को उन्हीं लोगों ने मारा जिनको हमने पाल रखा था। ठीक है,
सो ही सेड भाई तुम इधर नहीं आओगे, हम तुमको इधर ट्रेनिंग नहीं देंगे, जो भी देना है। अगर वो 90% भी बर्बाद हो गया तुम रिश्वत लेके, और 90% इनफैक्ट बर्बाद हुआ, पर उस 10% से हमने कितना शानदार इंसर्जेंसी चलाया था बलूचिस्तान में, ठीक है। नाउ दिस गवर्नमेंट टेक्स ओवर, वो पूरा प्रोग्राम उधर ही खत्म हो जाता है। अब मेरे को बताइए इसमें और मोरारजी देसाई में और इंदर गुजराल ने, जिन्होंने रॉ एजेंट सब रॉ ऑपरेशंस उधर बंद कर दिए, व्हाट इज द डिफरेंस? नथिंग ना। सो यू हैव डन द सेम मिस्टेक जो पहले भी हो चुका है। हम समझते नहीं हैं कि एक इंटेलिजेंस कैपेबिलिटी रखना और इंटेंशन दो अलग बात है। आपका सबसे अच्छा इंटेंशन होगा, फिर भी आप वो इंटेल कैपेसिटी कभी नहीं खोगे। इधर ना मैंने देखा है इंटेल एजेंसीज के अंदर भी क्या होता है कि मेरा पिछला बॉस मेरे को अच्छा नहीं लगा था तो उसका जो प्रोग्राम है वो ख़त्म कर देता हूँ, कंटिन्यूटी नहीं है। उधर हर चीज़ में कंटिन्यूटी होता है। और उधर देखिए, अगर आप उधर इजराइल में जाके आपने किसी जर्नलिस्ट से पूछा भाई ये आर्काइव में 62 में या 65 में क्या हुआ था, वो अपने आर्काइव में जाके उसको इमीडिएटली निकाल के आपको कॉन्टेक्स्ट दे पाएगा, ठीक है। 2-3 दिन लगेंगे। आप इधर नेशनल आर्काइव जाके ट्राई तो करो, 7 साल भी लगेगा आपको वो डॉक्यूमेंट ही। सो दे आर नॉट इवन एबल टू, जब एक इंस्टीट्यूशनल मेमोरी है उसको आर्काइव करना काफ़ी नहीं है, आर्काइव करके उसका रिट्रीवल करना, कंटेक्चुअली उसको अप्लाई करना भी इंपॉर्टेंट है। हियर आर्काइव इज सीन एज अ पनिशमेंट पोस्टिंग, nobody takes archives as a pride posting at all. Udhar the archivist is a very very important person. So what has Mossad been able to do now with Gaza? उन्होंने पिछले 10-15 साल से हर टनल को मैप किया था। जो भी टनल ये लोग कंस्ट्रक्ट कर रहे थे वेपन स्मगलिंग के लिए, उसको मैप किया। लीडरशिप कौन है, उसके रिश्तेदार कौन है, फॉरेन कौन जाता है, फॉरेन कौन नहीं जाता है, फॉरेन में कौन से होटल में रहते हैं, उनको कैसे ट्रैक कर पाएंगे, वो सब किया था। कौन किस फ़ोन से किसको कॉल करेगा वो ट्रैक किया था। सब कुछ उनका मैप जो था ना, इट वाज शॉर्ट ऑफ नोइंग व्हाट याहिया सिनवार वाज थिंकिंग एट दैट टाइम, कि वो क्या फलाफल खाएगा या शवरमा खाएगा, उसके सिवाय शायद वो जानते होंगे। जिस किस्म से वो हर लीडर के पीछे जाके पकड़ के मार डाला उन्होंने, चुन चुन के। ईरान में आप देखो कितना तबाही मचा के रखा है। पिछले 20 साल से उन्होंने, 20 साल से ज़्यादा, 30-40 साल से जो इंटेलिजेंस मैप क्रिएट किया है उन्होंने। अब देखिए जो पेजर अटैक था उसमें उन्होंने, जो इंटेल था वो 30 साल से उनका इंटेलिजेंस अक्यूमुलेट हुआ है। जो प्लान था 10 साल से, वो प्लान उन्होंने उगा के रखा था पर इस्तेमाल नहीं किया। 10 साल से साइलेंटली सुन रहे थे वो, साइलेंटली सुन रहे थे। तो अमाउंट ऑफ इंटेलिजेंस दे वुड हैव हैड। जैसे कि आप देख लीजिए, जब वाजपेयी जी थे और वो कारगिल का जो युद्ध हुआ, आपको याद है कि हमने एक वो टेलीफोन टैपिंग पब्लिक कर दिया था कि 2 जनरल, मुशर्रफ और उसके एक जनरल एक दूसरे से बात कर रहे थे। मुशर्रफ उस टाइम शायद बीजिंग में थे, वो कोई पाकिस्तान में जनरल से बात कर रहे थे। फॉर 0 एक्चुअल गेन्स हमने वो पूरा जो इंटेल था वो खो दिया, पब्लिक कर दिया। उसके बाद वो लाइन जल गया। दे विल नेवर डू इट। प्रधानमंत्री आएंगे, प्रधानमंत्री जाएंगे, पर वो जो इंटेल का जो नेटवर्क है ना, वो कभी भी बिना सोचे समझे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। और जब कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, मार के, जब थ्रेट ख़त्म हो गया, फिर बोलेंगे भाई अभी तक वो क्या पब्लिकली बोलते हैं कि भाई सीरियन रिएक्टर को हमने उड़ाया। आई थिंक फाइनली दे एडमिटेड इट पब्लिकली 2 years बैक और समथिंग लाइक दैट, पर तब तक एकदम चुप। इधर ना हम बहुत कम काम करते हैं, और जो कम काम करते हैं, देखिए एक होता है अंडे का ऑमलेट बनाना, दूसरा होता है दाल माखनी बनाना। अंडे का ऑमलेट तो बहुत आसान है, बस अंडे को फेंटो थोड़ा प्याज हरी मिर्ची के नमक के साथ और फिर ऑमलेट तल के ये कर दो। दाल माखनी 24 घंटे लगता है आस्ते आस्ते वो काली दाल को पकने के लिए। हम ऑमलेट बना के चीखेंगे भाई देखो हमने क्या कर दिया है, वो आराम से 24 घंटे दाल पका के दाल माखनी एकदम फर्स्ट क्लास सर्व करेंगे, फिर भी नहीं बोलेंगे कि भाई देखो मैंने क्या कर दिया। वी आर वेरी शो बेस्ड, दे आर वेरी रिजल्ट्स बेस्ड। और इधर अगर आप देखेंगे हमारे ब्यूरोक्रेसी में अकाउंटेबिलिटी का तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। सो व्हेन देयर इज़ नो अकाउंटेबिलिटी, देयर इज़ नो
रीज़न, हर चीज़ में वो शॉर्ट टर्म गेन ही देखते हैं, वो बहुत लॉन्ग टर्म विजन से करते हैं, विच डजंट मीन यू डोंट फेल. इजराइल हैज़ हैड स्पेक्टेक्युलर फेलियर्स. मेरा दोस्त है रोनन बर्गमन, उसने लिखा है किताब, इट इज़ द डेफिनेटिव हिस्ट्री ऑफ द मोसाद, राइज अप एंड किल नाम का एक किताब है. उसको अगर आप पढ़ेंगे, जो फॉर्मेटिव ईयर्स थे मोसाद के 1950, 60, 70s तक, इतना भ्रष्ट ऑर्गेनाइजेशन था, इतना करप्ट था, खुद अपने लोगों को मार रहे थे, खुद अपने सोल्जर्स को फॉल्स केस में फंसा रहे थे. यहाँ संबा स्पाइंग केस था ना हमारे इधर, जहाँ खुद अपने ट्रूप्स को हमने फंसा के कोई उनको टॉर्चर करके पता नहीं क्या क्या किया. उसी टाइप के ऑपरेशन उधर भी हो रहे थे, बट दे मैनेज टू ओवरकम दैट एंड बिकम अ वेरी रिस्पॉन्सिबल ऑर्गेनाइजेशन. ये नहीं है कि बुरे चीज़ें नहीं होंगी, ये नहीं है कि फेलियर्स नहीं होंगी. इजराइल के बहुत बड़े फेलियर्स हैं. एक था वो हमास, हाँ शायद हमास का लीडर था जॉर्डन में, उनको पॉइजन करने के लिए भेजा था. वो पूरा ऑपरेशन गॉट कॉम्प्रोमाइज. जॉर्डेनियंस कॉट द मोसाद स्पाइस. द जॉर्डेनियन किंग, जॉर्डन के जो राजा थे, उन्होंने उस टाइम शायद अरियल शरोन थे, पता नहीं कौन प्रधानमंत्री थे, उनको कॉल करके बोला, भाई तूने इनको पॉइजन दिया है उसका एंटीडोट देगा, नहीं तो फिर तुम्हारे सब एजेंट को मैं फांसी के फंदे पे चढ़ाऊंगा. उनको ज़बरदस्ती सबका एंटीडोट भेजना पड़ा, पब्लिकली माफ़ी मांगना पड़ा. they've had horrible failures as well. बट देखिए, आप फेलियर के बेसिस पे आप कोशिश ही ना करें. ये बोलना है कि मेरा बेटा बोर्ड एग्जाम फेल होगा तो बस तू 10वें स्टैंडर्ड के बाद पढ़ाई मत कर. यू कैन डू दैट. सो देयर मेथड्स, एक तो पॉइजन और द वे दे किल, ऑफ कोर्स समटाइम्स दे वांट टू क्रिएट अ स्पेक्टिकल. और इनके क्या तरीके हैं? एक इनके बारे में ऑफ कोर्स द पेजर अटैक्स तो एक फेमस इनका है ही. व्हाट एल्स हैव दे डन? तो बोलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि 90% शायद आपको पता भी नहीं चलेगा. एक लेबनान में एक PLO का लीडर था, उसको उसके हाउसकीपर जो काम वाली आंटी थी, उनसे उनके टूथपेस्ट में स्लो एक्टिंग पॉइजन लगा के वो हर जगह देख रहा था कि भाई कोई इजरायली एजेंट मेरे को बम से ना मार दे. एक बार जो यहूद बाराक थे, उनके जो प्राइम मिनिस्टर, वो एक औरत का पोशाक पहन के कमांडो रेड पे गए और गोली से मारा. वो गोली और बम पे इतना फोकस्ड थे कि उन्होंने देखा नहीं कि कोई स्लो पॉइजन, मर्क्यूरी पॉइजन शायद था, उनके टूथपेस्ट पे मिला के रखा है, और वो इमीडिएटली नहीं मरा. 2 महीने लगे उस पॉइजन को रोज दांत मांजते वो उसके खून के स्ट्रीम में अब्जॉर्ब होके बहुत इतना बुरी मौत मरा. वो 15-20 दिन तड़प तड़प के हॉस्पिटल में वैसे मौत मरा. इन्होंने एक बड़ी फेमस दुबई असैसिनेशन भी करी थी. हाँ. एंड इट वाज कॉट ऑन कैमरा. 2 एजेंट जा रहे हैं, लिफ्ट में जा रहे हैं, बाहर आ रहे हैं, फिर अंदर से आदमी मरा हुआ मिल रहा है. तो इसमें आपको देखना पड़ेगा कि उसमें वो एक किस्म से पकड़े गए. दुबई में पकड़े नहीं गए, बट वो फिर उन्होंने ड्यूअल पासपोर्ट का इस्तेमाल किया था. हाँ. और वो पोलैंड चले गए, जर्मनी चले गए. दोनों में उनके एजेंट्स को पकड़ा गया क्योंकि UAE ने ये लुकआउट नोटिस लगाया था. बट इमीडिएटली उनको वापस भी कर दिया गया इजराइल को. UAE को नहीं कर दिया गया. क्यों? क्योंकि उनका इंटेलिजेंस रिलेशनशिप पोलैंड और जर्मनी के साथ इतना है कि वो जर्मन और पोलिश थ्रेट्स, जो जर्मन और पोलिश बिजनेस है या उस पे जो थ्रेट्स होंगे, उनका इंटेल कलेक्ट करके उन एजेंसीज को देते हैं. तो लोकल सरकार जो है जर्मनी या पोलैंड का, वो देखता है कि भाई एक तो है दुबई, ठीक है, बिजनेस के लिए इम्पॉर्टेंट है, मेरे को वो JW मैरियट में सिगार लाउंज में ये करना अच्छा लगता है, मेरे को डेजर्ट सफारी में जाना अच्छा लगता है. दूसरा है इजराइल, जो मेरा काफ़ी सारा ज़िंदगी बचा रहा है, मेरे को कमर्शियल इंटेल भी दे रहा है, एक्चुअल इंटेल भी दे रहा है. अब मैं इस बंदे को पकड़ा है मैंने, इसको वापस करूं या इसको वापस करूं, वो हमेशा इजराइल की ओर. इजराइल इज सच अ प्रोवाइडर ऑफ इंटरनेशनल इंटेल. यस. कि कोई सरकार सोच भी नहीं सकता है कि वो जब मोसाद एजेंट को पकड़ भी ले ना, वो वापस इजराइल को ही भेजेगा. और ऐसा कई बार हुआ है कि इजरायली इंटेलिजेंस इंडिया के पास आई है बिफोर, एंड आई हैव हर्ड दिस वाज हैपनिंग ड्यूरिंग एंड बिफोर ऑपरेशन सिंदूर एज वेल. सो इजरायली इंटेल कई बार वी डोंट नो फॉर श्योर, लोग कहते हैं. इसमें ना प्रॉब्लम क्या होता है ना, कई बार बोलते हैं लोग कि भाई देखो इजराइल ने हमको इंटेल दिया, इजराइल माइट हैव गिवन यू नथिंग. इनफैक्ट उनका जो इंटेल कवर है साउथ एशिया में और साउथ ईस्ट एशिया में और चाइना में, वो ना के बराबर है. क्योंकि उन्होंने ये नहीं देखा है कि साउथ एशियन और साउथ ईस्ट एशियन टेरर ग्रुप्स
उनको ज़्यादा कभी भी उन्होंने इजरायली इंटरेस्ट को इतना ये नहीं किया। मुंबई अटैक एक एक्सेप्शन था, जब वो खबाद हाउस जो जूश हाँ, तो सेंटर वहाँ पे था तो उस खैर, पे हुआ था, हाँ। पर उसके सिवाय वो भी ज़्यादा कर नहीं पाते। देखिए उनका भी क्या है ना, वो एक मिडल ईस्टर्न, आप जूइश डायस्पोरा को देखिए, वो बहुत सारे यमन, इराक से, सो लॉट्स ऑफ अरब जूस जो वापस आए हैं, राइट, अफ्रीकन जूस जो वापस आए हैं, यूरोपियन जूस तो सबसे ज़्यादा है। तो क्योंकि उनका कल्चरल नॉलेज है, वो उधर पेनिट्रेट कर सकते हैं। इधर ज़्यादा इंडियन जूस कितने थे, 1 लाख मैक्सिमम थे, नेचुरली, तो वो ज़्यादा इधर पेनिट्रेशन नहीं कर पाए। यस। एंड सो फ्रॉम द मोसाद टू द आईएसआई एंड द रॉ, एक इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कोर्स अपने फेलियर से जानी जाती है, और इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन जितनी पैरानॉइड हो उतना अच्छा है। सेफ टू से नो, मे बी नॉट, इसमें भी ना कोई क्लियर आंसर नहीं है। ठीक है, देयर इज नो। केजीबी बहुत ज़्यादा पैरानॉइड होता था, उसके शायद ज़्यादा फेलियर्स थे देन सक्सेसेस। सो इट्स कोई सही आंसर नहीं है। ये ना लोग समझते हैं कि डिप्लोमेसी, फॉरेन पॉलिसी, रिस्क एनालिसिस, ये सब एक प्रिसाइज साइंस है, प्रिसाइज ये आर्ट्स है, ये साइंस नहीं है। आप देखोगे कि बेकिंग जो है ना वो एक साइंस है। आप इतने मैदा के लिए आपको इतना ही क्या खमीर इस्तेमाल करना पड़ेगा, राइट। बट पकवान में ना मम्मी कभी गलत हो सकती हैं, थोड़ा ज़्यादा मिर्ची डालेंगी, और फिर उसी दिन जब थोड़ा रेसिपी से थोड़ा डिविएट किया है ना, उसी दिन एकदम शानदार बनेगा। फिर जाके मम्मी को पूछोगे मम्मी आज कैसे बनाया, बेटा पता नहीं, कुछ ऐसे कर दिया, उधर वैसे कर दिया। सो इट्स यू कांट पुट योर फिंगर ऑन इट। राइट। एमएसएस, चाइनीज इंटेलिजेंस, अभी इट्स वेरी इंटरेस्टिंग एंड टेलिंग कि हमारी इतनी सारी डिस्कशंस में मोसाद हो गया, रॉ हो गया, आईएसआई हो गया, जितनी भी उसकी हैसियत है उतनी ही बात हुई उसकी, बट एमएसएस, द चाइनीज इंटेलिजेंस, उसकी बात भी नहीं हुई। You know why? Because they're not very good. अच्छा, Surprisingly. Really? Surprisingly, हाँ. I would think क्योंकि the opposite, no? नहीं, you would think that, but no. हाँ, चाइना का क्या काम करता है, मनी पावर और इन्वेस्टमेंट पावर। वो हर थिंक टैंक को वेस्ट में पैसा देके, या न्यूयॉर्क टाइम्स को, जैसे न्यूयॉर्क टाइम्स ने बस एक बार वो शिनजियांग इस पे ये खुलासा किया, उसके बाद जितना एडिटोरियल्स हिंदुस्तान पे लिखते हैं, आपको तो लग रहा होगा कि गैस कैंप्स चल रहे हैं हिंदुस्तान में और मुसलमान मारे जा रहे हैं रोज़। रोज़ 1 लाख मुसलमानों को गैस, वो जाइक्लोन गैस लगा के हिटलर की तरह मारे जा रहे हैं। शिनजियांग के बारे में एक खुलासा किया, मे बी 2-3 किया, उसके बाद एकदम चुप क्यों? क्योंकि उनका इतना सारा इन्वेस्टमेंट चाइना से आता है। अगर डायरेक्ट भी नहीं आता है, उनके बोर्ड पे जो बैठे हैं, एडिटोरियल बोर्ड पे, उनके बिजनेसेस पे चाइना का इन्वेस्टमेंट होगा, और वो हमेशा बोलेंगे भाई अगर ठीक सबूत नहीं है, ये ज़्यादा ओपिनियन, हाँ ना ही बोलो तो अच्छा है। कतर इज़ अ बिग सपोर्टर ऑफ टेररिज्म, बट बिकॉज दे बॉट ऑल द थिंक टैंक्स इन DC एंड इंग्लैंड और वॉट एवर, कोई मुंह नहीं खोलता है कतर के बारे में, ठीक है। इसमें बहुत अच्छे हैं, बट एक्चुअल इंटेल में उनका बस एक चीज़ काम करता है, जो चाइनीज़ फ़ोन्स हैं या चाइनीज़ मोडेम्स हैं या चाइनीज़ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, उन सब में कोई ना कोई बैकडोर होता ही है जो वापस उनको डेटा इंटेल भेजता है। इसीलिए बोलते हैं आप इन अमेरिकन सर्विसेज यू आर नॉट अलाउड टू हैव चाइनीज़ डिवाइसेस, या उस पर बहुत हार्श रिस्ट्रिक्शंस करके उसको चेकिंग के लिए भेजा जाता है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। मैंने आपको पता है, मैंने एक चीज़ पढ़ी है इसके बारे में, एमएसएस के बारे में। इनकी एक पॉलिसी है जिसको ये बोलते हैं 1000 grains of sand। पॉलिसी ये कहती है कि यूज थाउजेंड्स ऑफ नॉन प्रोफेशनल कलेक्टर्स, स्टूडेंट्स यूज करो, बिजनेसमैन यूज करो, स्पेशल टीम्स ऑफ प्रोफेशनल्स मत यूज करो। हाँ, एक तो इनका ये फंडा है। एक दूसरा इनका फंडा ये है कि दे आर एबल टू डू वेरियस टाइप्स ऑफ डबल एजेंट टाइप पीपल। आई मीन दे नॉट रियली। ये डबल एजेंट टाइप के लोग जो आपको मिलेंगे ना, ये सब चाइनीज़ डायस्पोरा के होते हैं। यू बी वेरी हार्ड प्रेस टू फाइंड एक गोरा आदमी जिसने अपने देश को चाइना के लिए, रूस के लिए काफ़ी सारे गोरे आदमियों ने किया था, चीन के लिए नहीं। डिफेक्ट नहीं करते होंगे लोग, बिकॉज ऑफ कोर्स। क्यों रूस के लिए करते हैं पर चीन के लिए नहीं करते? क्योंकि चाइना में क्या है कि वो सबसे ज़्यादा चाइनीज़ डायस्पोरा को इस्तेमाल करते हैं उसके लिए, और इसीलिए अमेरिका में, ब्रिटेन में, फ्रांस में ये पॉलिसी है कि आप कभी भी चाइनीज़ खुद अपने सिटीजन्स होंगे पर वो कभी भी चाइना डेस्क में उनको बैठने ही नहीं देंगे। आप वैसे ऑन द अदर हैंड जो इंडियन अमेरिकन्स हैं उनको इंडिया का बायलैटरल रिलेशनशिप हैंडल करने दिया जाता है, बट द चाइनीज़ आर नेवर अलाउड टू डील विथ
ऑस्ट्रेलिया चाइना रिलेशंस और अमेरिका चाइना रिलेशंस एंड थिंग्स। एक बड़ी इंटरेस्टिंग इंसिडेंट है MSS के बारे में। हम्म। 2010-2012 की बात है। चाइनीज इंटेलिजेंस ने 12 से ज़्यादा CIA के सोर्सेज को मार दिया। CIA पर्ज किया था इन्होंने अपेरेंटली कोई, which is considered as one of the biggest failures in CIA's history. I am not too convinced about that. Okay. I am not too convinced about that क्योंकि उनका जो काउंटर इंटेलिजेंस जो अब तक हमने देखा है, एंड दिस इज आई एम नॉट टॉकिंग फ्रॉम सीक्रेट सोर्सेज, अगर आप अमेरिकन ओपन सोर्स भी जो प्रोफेशनल्स हैं अगर आप देख लो, एक ये है उनका पूरा नाम, फर्स्ट नाम उनका ओरियाना है, आई फॉरगेट व्हाट हर, शी इज़ मैरिड टू एन इंडियन, अरजान तारापोरे। Okay. उनके आप राइटिंग्स देख लो, आई हैव फ्यू फ्रेंड्स हु वर्क ऑन चाइना। उनका जो क्लैरिटी है, जिस किस्म से वो इंटेल कलेक्ट कर पाते हैं चाइना पे, क्लियरली उनका काउंटर इंटेलिजेंस ठीक से काम नहीं कर रहा है। चाइना में भी ये होता है कि कई बार ना वो ब्लैकमेल डिप्लोमेसी होता है, क्योंकि वो क्या शाओमी या हुआवे की जो एयरेस थी उनको कनाडा में अरेस्ट कर लिया गया था, और फिर वो द केस ऑफ द टू माइकल्स ना, 2 कनेडियन माइकल्स थे, उनको वो शाओमी की मालकिन को रिहा करवाने के लिए उन्होंने ये 2 कनेडियन को पकड़ लिए, और फिर वो स्वैप डील के तहत इनको वापस जाना पड़ा और उनको भी वापस भेजा गया। उसके बाद निकला कि उन दोनों माइकल में से एक माइकल मोस्ट प्रॉबेबली इंटेलिजेंस था, पर वो कभी साबित नहीं कर पाए। दे वर नेवर एबल टू प्रूव इट। सो चाइनीज इंटेल, इवन उनका जो काउंटर इंटेल है, वो कभी भी इतना आपने उनके बारे में सुना नहीं है, क्योंकि सुनने के लिए ज्यादा नहीं है। Interesting. उनका जो इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस है, Second is that very is good. Must be. insane. Must be. इट इज इंसेन, क्योंकि उनका इतना इंडस्ट्रियल, आप आजकल कोई भी ऐसे इलेक्ट्रॉनिक बना नहीं सकते हो जिसका एक कंपोनेंट, यार F-35 फाइटर जो है अमेरिका में, उसमें चाइनीज पार्ट्स पाए हाँ, गए हैं। हम अभी इजराइल के पेजर से बड़ा इम्प्रेस थे, पेजर ऑपरेशन से। अगर चाइना ने ग्लोबल पेजर ऑपरेशन जिस दिन करना हुआ, आई डोंट नो, नॉट सेइंग दैट they'll detonate all the cell phones in the world, but the potential. Yeah, the potential is there. क्या चाइनीज कैन पुल ऑफ एन इंटेल ऑपरेशन लाइक दैट? देखिए, गैदरिंग एक होता है, एग्जीक्यूशन एक होता है। आप चाइना के बारे में एक चीज बताइए जहां वो किसी भी बंदे को एक दूसरे कंट्री से एक्स्ट्राडाइट कर पाए हैं या मार पाए हैं। जो हिंदुस्तान भी ये अननोन गनमैन जो पाकिस्तान में ऑपरेट करते हैं, क्या चाइना वो भी कर पाया है अपने पेरिफेरी में? नहीं। Not that we know of, interestingly. I mean, I don't know. No. It's not even a question of know of. It's just never happened. Never happened. और ये होता है, दिस इज व्हाई आई स्पोक अबाउट द KGB, कि पैरानॉइड होना कभी अच्छा भी होता है, बट देखिए, पैरानॉइड प्लस ओपन सोसाइटी अच्छा होता है, पैरानॉइड क्लोज सोसाइटी अच्छा नहीं होता है। So how paranoid is the KGB? Sorry to interject, because I wanted to bring your attention and mind into the KGB. Why is it so legendary? What do we need to know about them? एक जमाने में होता था, पर जब आप इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस के स्फीयर में चले गए ना, जब देखिए तो क्या होता था कि 70s तक वो बहुत अच्छे होते थे, और 70s तक मैन्युफैक्चरिंग रेवोल्यूशन था, 80s में डिजिटल रेवोल्यूशन शुरू हुआ, 90s में इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन शुरू हुआ। दीज आर ऑल सब फेजेस ऑफ द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, क्योंकि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में कोल फेज था पहले, फिर डीजल पेट्रोल रेवोल्यूशन था, फिर डिजिटल, फिर इंफॉर्मेशन। आपने देखा है कि रशिया जब तक 80s शुरू नहीं हुआ था, अमेरिका के बराबर टेक्नोलॉजी बना सकता था, पर 80s के बाद जब डिजिटल रेवोल्यूशन शुरू हुआ और इंफॉर्मेशन, सिंस देन रशिया हैज नॉट बीन एबल टू ग्रो एंड अमेरिका हैज ग्रोन ह्यूज। चाइना का इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन पे कंट्रोल है, रशिया का प्री इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन पे काफ़ी अच्छा था जी। सो 50s-60s में वो काफ़ी सारी चीज़ कर पाते थे जो अब नहीं कर पाते हैं। एक बहुत इंटरेस्टिंग केस है जहाँ जो अमेरिकन एम्बेसी रूस में था, एम्बेसडर के वो हमेशा इधर, अगर आप एक इंडियन एम्बेसडर का लाइव एड्रेस देखेंगे, हमेशा पीछे गांधी और प्रधानमंत्री, जो सर्विंग प्रधानमंत्री है, उनका फोटो रहता है, या रविंद्रनाथ टैगोर, बट गांधी इज ऑलवेज देयर। उधर उनके पीछे हमेशा अमेरिकन ईगल जो होता है ना, अमेरिका का स्टैंडर्ड, वो होता है, ग्रेट बॉल्ड ईगल। सोवियट्स ने उस ईगल में एक लिसनिंग कैप्सूल घुसा के रखा था, फिर उनके एम्बेसडर ने उसको ले आके यूएन से, बहुत फेमस एक फ़ोटो है, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में, आई थिंक इट वाज इन द 70s और 80s, वो निकाला, वो जो पीछे जो शील्ड था उसमें से निकाल के दिखाया कि भाई ये देखो KGB लिसनिंग डिवाइस है।
till then they were very good. After that it's become very problematic. पर उनका जो external assassination wing है वो अभी भी शायद बहुत अच्छा है, क्योंकि जो वो एक एक्टिविस्ट था, एंटी पुतिन एक्टिविस्ट, जिसको वो उन्होंने वो पोलोनियम पॉइजनिंग करके मार डाला poisoning, हाँ, there was, सो देयर इंटरनेशनल असैसिनेशंस में वो अभी भी काफ़ी अच्छे हैं. आई मीन देव हैड सक्सेसेस बट नॉट इन टर्म्स ऑफ इंटेल गैदरिंग एनी मोर. बट द चाइनीज आर वेरी गुड एट इलेक्ट्रॉनिक इंटेल गैदरिंग. पर इलेक्ट्रॉनिक इंटेल में ये होता है ना कि फ़ोन पे हम इतना ही बात करेंगे, फ़ोन के बाद जो हमारे बात होगा ना, अगर मैंने फ़ोन कोई फैराडे केज में या कमरे के बाहर रख लिया, देन हाउ डू यू डिटेक्ट इट? right, वेरी टफ. right. So okay, so what about the CIA? CIA का प्रॉब्लम क्या है ना, CIA एक प्रॉब्लम भी है और एक जीनियस भी है. प्रॉब्लम क्या है कि वो कभी कभार डेंजरसली अपने कमांडर इन चीफ की बात भी पूरा सुनते नहीं हैं, अपने ही टेंजेंट पे चले जाते हैं, एज अपोज टू मोसाद जिस पे बहुत टाइट कंट्रोल रखा जाता है, या DGC जो फ्रांस का इंटेल है बहुत टाइट कंट्रोल होता है, जो जर्मन इंटेल है उसके भी बहुत टाइट कंट्रोल रखा जाता है. CIA को इतना फ्रीडम मिल जाता है ना, कभी कभार वो खुद अपना रोग ऑपरेशंस कर देते हैं, थिंग्स लाइक दैट विच बिकम वेरी प्रॉब्लमैटिक. बट CIA का जो क्रॉस, जैसे मैंने बोला ना, हर इंटेलिजेंस एजेंसी एक सोसाइटी का एक रिफ्लेक्शन होता है. आपका सोसाइटी जितना अच्छा है, इनोवेटिव है, उतना ही आपका इंटेलिजेंस एजेंसी भी होगा. इंटेलिजेंस एजेंसी ऐसे नहीं है कि मार्स या वीनस से टपकते हैं, दे आर चोजन फ्रॉम योर जनरल पॉपुलेशन. उनका जो मल्टी डिसिप्लिनरी है, ह्यूमन इंटेल में भी बहुत अच्छे हैं, इलेक्ट्रॉनिक इंटेल में भी बहुत अच्छे हैं, सिग्नल्स इंटेलिजेंस में भी बहुत अच्छे हैं. वो जो इंटरसेक्शनल एक्सपर्टीज जो है ना, उनका बहुत अच्छा है, क्योंकि अमेरिका तो हर चीज़ में इज समवेयर नियर द टॉप. It's a good reflection of what they're able to do generally. How active do you think they are in India? Very active. Yeah. Very, very active. I heard you say in one podcast कि अगर आप अमेरिकन एम्बेसी में देखोगे तो 20 से 25% लोग तो उसमें CIA के ऑपरेटिव्स 100%, 100%. In any embassy, 20 से 25% CIA के ही होंगे. और इसमें क्या है ना कि लोग समझते हैं कि CIA का काम बस कहीं ये प्लांट करना है, चिप प्लांट करना है, लिसनिंग डिवाइस प्लांट करना है. नहीं, आप लोगों से बस बात करके ही बहुत सारा आप एक इंटेल निकाल सकते हो. राइट. एक ब्रिटिश बंदा था जो इधर एम्बेसी में था, उसने लगभग 15 साल पहले एक रिपोर्ट निकाला था, जब इंडिया US न्यूक्लियर डील हुआ था ना. वो बोल रहा था इंडिया कभी भी अमेरिकन रिएक्टर नहीं खरीदेगा, वो बस टाइम मांग रहा है जब तक कि उसका खुद का रिएक्टर ऑपरेशन ना हो जाए, और जब उसका खुद का रिएक्टर ऑपरेशनल हो जाएगा, जो अभी पिछले साल या इसी साल हुआ था शायद, उसके बाद वो कहीं फॉरेन से कुछ नहीं लेगा. He was able to predict that 15 years back, जब हम सबको आश्वासन दे रहे थे नहीं भाई हम फ्रांस से भी खरीदेंगे, अमेरिका से वो वेस्टिंग हाउस का भी रिएक्टर खरीदेंगे, जनरल इलेक्ट्रिक का भी खरीदेंगे. उनको थोड़ा सा ये जैसे चूहा को पकड़ने के लिए वो लड्डू का ये डाला जाता है, ब्रेड क्रम्स. हाँ, ब्रेड क्रम्स तो किया था. सो यू कैन एक्चुअली कम अप विथ वेरी गुड इंटेल विदाउट एनी इलीगैलिटी एट ऑल. टोटली लीगल, टोटली ओपन सोर्स. और आजकल तो वो OSINT जिसे कहते हैं, ओपन सोर्स इंटेलिजेंस, इट्स यू कैन एक्चुअली, आजकल तो OSINT वो भी कर सकता है जो कई खुफिया एजेंसीज नहीं कर पाती हैं, क्योंकि उनके पास वो हाइव माइंड, क्राउड सोर्सिंग जिसे कहते हैं, वो कर पाते हैं. I mean, हाँ, मतलब I'm sure it has evolved now beyond normal understanding, because अब अगर AI हम ऐसे यूज़ कर रहे हैं तो वो तो पता ही नहीं कैसे यूज़ कर रहे होंगे. It must have gone beyond it, and I'm sure, I mean, the amount of listening they must be doing on social media, the amount of control they would be able to experience. मेरे साथ तो अजीब से कुछ experiences हुए हैं. I will not, I mean, I can't say much, but मैं आपको इतना ज़रूर बता सकता हूँ दर्शकों को भी कि 1-2 रील्स थी. I had this guest, which I would not like to name, but it is also not hard to guess. And he had said something or the other about Trump. And he had said something about American policy with regards to India. And he said that in the context of the Nepal issue, and the Nepal में जो civil unrest हो गया था एकदम. I saw that reel, that short form reel go like this on social media. And then all of a sudden, flat. For no reason, no restriction, no nothing. And the thought in my head was, यार देखो चाहे जो भी हो, Google American है, Meta American है,
तो हम बात तो CIA के कर रहे हैं, बट जिस लेवल की पावर वो जब ट्रम्प बैठाता है, क्योंकि यहाँ पे जकरबर्ग बैठा है, वहाँ पर वो बैठा है गूगल वाला, वहाँ पे अमेजोन वाला बैठा, तो क्या नहीं कर सकते वो? और इसमें देख लीजिए उनका क्या है कि आप उनके ब्रांड को ट्रस्ट करते हो पर खुद अपनी सरकार को ट्रस्ट नहीं करते हो। अमेरिकन वीज़ा के लिए सब अपना 10 पंजा का निशाना छपवाएंगे, अपना बायोमेट्रिक खिंचवाएंगे, एप्पल पे सब रिस्ट्रिक्शन, एप्पल एंड्रॉयड दोनों पे सब रिस्ट्रिक्शन कम करके रख देंगे। पर आपके सरकार ने बोला भाई संचार साथी ऐप इंस्टॉल करो, अरे ये मेरा प्रिवेसी का ये है। बट अंडरस्टैंड, ये ट्रस्ट भी एक अच्छी चीज़ है, क्योंकि जब एप्पल को एक आई थिंक इट वाज अ ड्रगी और सम ड्रग डीलर और समथिंग, जो CIA और FBI ने बोला था कि भाई खोल के उसका फ़ोन दो, एप्पल ने बोला था हम नहीं करेंगे, आपके पास रिक्विजिट परमिशन नहीं है, आपका प्रॉबेबल कॉज नहीं है, हियर वी डोंट हैव दोज प्रोटेक्शंस। कोई भी ऑफिसर आपका फाइल खोल के देख सकता है, सो यू डोंट फील कंफर्टेबल शेयरिंग इट विथ योर ओन गवर्नमेंट, विच यू आर हैप्पी शेयरिंग विथ एप्पल। बट सी दैट इज़ ऑफिशियली, शायद वो केस इसीलिए रचा गया था कि एप्पल का थोड़ा सम्मान बढ़े कि वो इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करता, प्राइवेट में वो सब कुछ शेयर करता उसका इनक्रिप्टेड में तो यही नाम उसका बना हुआ है इसमें। तो इधर क्या होता है कि भाई आप जो व्हाट्सएप पे कहना नहीं चाहते हैं वो आप फेस टाइम पे कह जाते हैं। फेस टाइम आई एम श्योर CIA हैज एक्सेस टू इट। मैं तो बहुत पहले सरेंडर कर चुका था। आई ऑलवेज अज्यूम एवरीथिंग दैट आई एम सेइंग इज बीइंग लिसन्ड टू। और इसमें भी आप देखो जो रूस का जो यूक्रेन का जो इन्वेजन हो रहा था, जैसे ही बाइडन ने इलेक्शन जीता, वो 2020 वाला इलेक्शन, मेरे को पता था कुछ ना कुछ होने वाला है। मैंने बहुत स्ट्रांगली बोला था कि बाइडन के टाइम पर ही ये यूक्रेन में युद्ध शुरू होने वाला है। पर जब वो 24 फरवरी 2022 का डेडलाइन दिया गया, मैंने बोला पुतिन अभी इन्वेड नहीं करेगा, क्योंकि हमारा असेसमेंट था। और उसी भी जो मैंने बात किया था अपने अमेरिकन फ्रेंड से, रशियन फ्रेंड से, इजरायली और फ्रेंच फ्रेंड से, इसमें इट वाज वेरी क्लियर। द रशियन सेड, जो भी मैं रूस में जानता हूँ, भाई हो ही नहीं सकता है, वी आर नॉट दैट डम्प, क्योंकि अगर हमने किया इस बार, सैंक्शंस लगेंगे, ये लगेंगे, वो लगेंगे, हमारा इकॉनमी एकदम बर्बाद हो जाएगा। फ्रेंच ने बोला बॉस ये बंदा नहीं करने वाला है। इजरायलीज ने बोला ये बंदा नहीं करने वाला है। एंड आई ट्रस्टेड देम मोर देन अमेरिकन इंटेल। जो अमेरिकन इंटेल तो बोले जा रहा था भाई वो कल करेगा, कल करेगा, कल करेगा, क्योंकि फॉर मी अमेरिकन इंटेल वॉज बायस्ड अगेंस्ट रशिया। बट अमेरिकन इंटेल वॉज 100% करेक्ट। उन्होंने डेट भी एकदम एक्यूरेटली प्रेडिक्ट किया था। क्यों? क्योंकि उनका एक स्पाई क्रेमलिन में, जो रूसी ऑफिशियल्स को खुद नहीं पता था, जो उनको डिफेंस मिनिस्टर को शायद खुद नहीं पता था, बस पुतिन और उसके जो 2 एडवाइजर्स को पता था, वो CIA को कैसे पता चला। सो ट्रूली देयर लेवल, आई थिंक दैट 24 फरवरी डेट, जो यूक्रेन इन्वेजन का डेट उन्होंने इतने एक्यूरेटली बताया था, अल्टीमेटली पुतिन ने बस 2 दिन से उसको पोस्टपोन कर दिया। राइट, इट हैपेंड, राइट। सो दे वेरी गुड। उनका जो पेनिट्रेशन है वो ना किसी एक चीज़ पे निर्भर नहीं करते हैं, बस इलेक्ट्रॉनिक पे नहीं, वो हर चीज़ का ट्रायंगुलेशन करके जो इलेक्ट्रॉनिक से पता लग जाता है वो हमेशा ह्यूमन सोर्स से कंफर्म करते हैं। और देखिए उनका जो सॉफ्ट पावर है ना, इधर जो मैंने बोला था, जो ये शायरी और अल्फाज लिवाज करके जो पाकिस्तानी हमारे को लुभाते हैं मेहमान नवाजी से, बस व्हाट मेहमान नवाजी अमेरिका कैन डू, दे कैन गिव यू। हमारा खुद रॉ का जो डिप्टी डायरेक्टर वो रविंदर सिंह या रविंदर कुमार जो भी था, दे मैनेज टू गेट योर रॉ डायरेक्ट, आई डोंट नो, डिप्टी डायरेक्टर, हाँ वो डिफेक्ट करके उधर चला गया ना। आई थिंक ही इज किल्ड देयर, स्टिल देयर, स्टिल देयर और किल्ड देयर। Killed, I think he's dead now. कार एक्सीडेंट, सस्पिशियस कुछ हुआ था, हाँ, जैसे कि ऐसे लोगों में होता है, उसी टाइप की डेथ है। बट as far as I know, हाँ, बट वो कैसे लुभा नहीं सकते हैं? नहीं, वो कर तो बड़ा कुछ सकते हैं। एंड गॉड नोज व्हाट एल्स दे हैव डन विद ऑल दिस MK अल्ट्रा। उस पे तो हमने बात करी ही नहीं। ऑल द एक्सपेरिमेंटेशन ऑन टेलीपैथी, टेलीकाइनेसिस, कुछ छोड़ा नहीं उन्होंने। So I don't believe in telepathy, telekinesis, but देखिए उनके पास पैसा है उसको एक्सप्लोर करने के लिए। क्या इस पे कोई साइंटिफिक बेसिस है? हाँ। और आप जितना एक्सप्लोरेशन करेंगे उतना ही पता चलेगा। जैसे मेरे को ना, जब सिंपल एग्जांपल अफगानिस्तान जाने से पहले सब कुछ मैं बस सेकेंडरी सोर्स से पढ़ रहा था, जो अमेरिकन और ब्रिटिश और फ्रेंच जर्नलिस्ट या ऑफिसर्स उधर गए थे।
वो फिर भी आप उनके दृष्टिकोण से देख रहे हो। जब आप खुद जाते हो ना, आपका दृष्टिकोण एकदम 180% बदल जाता है। तब तक मैं मानता था सब तालिबान गंदा है, टेररिस्ट हैं, ये हैं। जब मैं उधर गया मेरे को पता चला कि बॉस, तालिबान इज एक्चुअली योर फ्रेंड, दे आर नॉट योर एनिमीज एट ऑल। आप 2020 का, मैं 2019 में गया था, 2019 का तालिबान 1998 का तालिबान नहीं है। पर हमारा सोच विचार उस टाइम बिल्कुल नहीं बदला था उनके बारे में। सो देन आई बिकेम अ बिग एडवोकेट फॉर द तालिबान। ऑफ कोर्स थोड़ा मैं अभी भी बोलता हूँ कि वो बहुत सेक्युलर हैं और फेमिनिस्ट हैं। वो थोड़ा देखिए, अगर वो जो अल जोलानी जो अलकायदा का है, वो एक मॉडरेट रेबल है सीरिया में, तो हम क्यों नहीं तालिबान को फेमिनिस्ट और सेक्युलर बोल सकते हैं? मतलब रिलेटिविटी के हिसाब से ही कह सकते हैं बस। बट दे, व्हेन आई वाज टॉकिंग टू देम, उनके साथ काफ़ी हशीश फूंका। आई वाज लाइक, भाई ये लोग पाकिस्तान से कितना नफरत, हिंदुस्तान में जो नफरत है पाकिस्तान के लिए वो कुछ भी नहीं है कंपेयर टू जितना तालिबान के अंदर नफरत है पाकिस्तान के लिए। अच्छा। एंड इट वाज अक्रॉस द बोर्ड, अक्रॉस द बोर्ड। हर प्रोविंस में जहां मैं उनसे मिलता था ना, काबुल में, हेरठ में, मज़ारी शरीफ में, घोर में, गजनी में, इट वाज यूनिफॉर्म। देखिए, अगर एक आपको मिलता है जो बोलता है पाकिस्तान अच्छा नहीं है, इट इज़ नॉट अ कॉन्फर्मेशन। पर हर जगह आप स्टेटिस्टिक देख लीजिए ना, इफ एवरीबडी इज सेइंग द सेम थिंग, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ इट बीइंग ट्रू इज वेरी हाई। True. दैट्स सिंपल। Therefore, I want to continue this conversation. I could go all day long. आई कैन। But let me end this here and let me go into the other part, which is even more interesting. But thank you so much for talking to me about intelligence. और इस टाइप के आपने बातें बताई, it's very fascinating to have any insight whatsoever, because the more I try to delve, the more I find that there's nothing to find as such. हाँ, ये very difficult. बहुत डिफिकल्ट है, बहुत डिफिकल्ट है। एक किस्म से अगर आप देखेंगे, ये ज्योतिष की तरह है। हाँ, इट्स ऑलमोस्ट लाइक दैट। ज्योतिष में आई एक्चुअली बिलीव ज्योतिष ऑफ साइकोपैथ्स। इट इज, क्योंकि ज्योतिष आपको लगभग बता सकते हैं, विद अ ग्रेट प्रॉबिलिटी नहीं बता सकते। देखिए, आसान सी बात है, जब मून एक जो हाई टाइड लो टाइड आपका समुंदर का होता है, इट इज़ कंट्रोल्ड बाय वेयर द मून एंड द सन आर, इफ उसके ग्रेविटेशनल पुल से। इट इज़ द बटरफ्लाई इफेक्ट, विच इज़ अ साइंटिफिकली एक्सप्लेन्ड इफेक्ट, कि एक इंडोनेशिया में अगर एक बटरफ्लाई ने अपना पंख ऐसे किया तो आइसलैंड में एक वॉल्केनो ये हो सकता है। द लिंकेजेस आर देयर। उसको पता लगाना, intelligence is a very difficult thing. I know, the difference between Jyotish and intelligence is that Jyotish is something, you're conjuring up something, आपके conjectures हैं जो seemingly आपको reasonable लग रहे हैं, but वो असल में है नहीं। दूसरा में हो भी हो सकते हैं, और अगर है भी तो मतलब नॉर्मल फिजिक्स के लॉस के बियॉन्ड है, बियॉन्ड है। बट इंटेलिजेंस दिख नहीं रही है, दिख नहीं रही है, बट उसमें ज्योतिष से ज्यादा फैक्चुअल वेरिफिकेशन के तहत आपका जो हिट रेट है टेक्निकली ज्योतिष से ज्यादा होना चाहिए। 100%, I mean, for sure. Now we know that, I don't know whether the planetary movements will have any bearing on this podcast, but some intelligence guy will watch it. Some intelligence guy will watch it, and I think, unfortunately, in India and generally Hollywood, everything, Hollywood, Bollywood, सब चीज में, Tollywood, everything, ये ना वो एक कॉल जो इंटरसेप्ट होता है, आका आप ठीक जाके इंदिरा गांधी स्टेडियम पे इस तारीख को ये बॉम्ब ब्लास्ट कर देना, नेवर हैपेंस दैट वे, एवर इम्पॉसिबल। I would be actually disappointed if they did it like exactly हाँ, yeah. But with the conversation, I'm not disappointed with. Thank you so much for that whole thing. अब मैंने आपको घुमा फिरा दिया और आप फिर भी आप खुश हो, so this is a good thing. नहीं, it was fascinating. और of course, the topic ही ऐसा है. It is. It's fun, but you know, it's, you can't help but probe in the darkness and see क्या है. Exactly. So पॉडकास्ट व्यूअर्स में दो टाइप के लोग होते हैं। एक होते हैं जिनको और थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी दो, उनको अच्छा लगता है, और एक होते हैं जो अपने खुद के जो प्री कंसीव नोशंस हैं उसको उसका रीइंफोर्समेंट के लिए देख रहे हैं। True. You can't appease both of them. So Agreed. I will stick to the घुमाओ फिराओ this thing. And which is actually, like I said, representative of the real thing. It is. But इसमें एक चीज़ है, जितना भी ये शेड्स ऑफ ग्रे है, पॉलिसी में शेड्स ऑफ ग्रे बिल्कुल नहीं होता है। पॉलिसी एक जजमेंट की तरह होता है। भाई इसने कत्ल किया है अपने बीबी का या नहीं किया है,
जजमेंट ये नहीं बोल सकता, मैं जानता नहीं हूँ बॉस। एक ज़माने में स्कॉटिश कोर्ट्स कुड रेंडर अ जजमेंट ऑफ नॉट प्रोवन, यानी कि आप इनोसेंट भी नहीं हो पर गिल्टी नहीं हो पर नॉट प्रोवन का वो निकाल दिया गया है, वो इंग्लिश लॉ से निकाल दिया गया है। पॉलिसी में एवरीथिंग इज ब्लैक एंड वाइट, तो आप जिस बेसिस पे निर्णय लेते हो ना वो कभी भी ग्रे नहीं होता है। आपको ग्रे समझने की ज़रूरत है ताकि आप अपने ही माइंड में कोई ना कोई एक वैल्यू लगा के उसको ब्लैक और वाइट कर दें। एग्जैक्टली, आई मीन देयर आर डिग्रीज ऑफ ट्रूथ। जितना वेल रीजन्ड और वेल एक्सप्लेन्ड आपकी रीजनिंग होगी उतना आप ट्रायंगुलेट सा कर सकते हो कि ये इसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। एग्जैक्टली, ज्योतिष की प्रोबेबिलिटी कम है, इंटेलिजेंस की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है मोस्ट लाइकली, क्योंकि वो है। एग्जैक्टली। थैंक यू। थैंक यू।